गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो उत्तक है, ठीक है ना, उत्तक वाले चैप्टर में हम लोग आज अस्थाई उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था आपको, तो विविधोत्की उत्तक के बारे में था। ठीक है, तो विविधोत्की उत्तक के मैंने आपको बताया था कि पादप में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जिसमें एक था विविधोत्की उत्तक और दूसरा आपका था तो अस्थाई उत्तक। तो आज हम लोग अस्थाई उत्तक से शुरू करते हैं। ठीक है, अस्थाई उत्तक सबसे पहले कि अस्थाई उत्तक कहते किसको है। देखिए, जो विविधोत्की उत्तक होते हैं, विविधोत्की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थाई उत्तक का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो विविधोत्की उत्तक होते हैं वही वृद्धि करके क्या बनते हैं, अस्थाई उत्तक बनते हैं, जिसमें कि विभाजन की क्षमता नहीं होती है। हाँ, लेकिन कोशिकाओं का जो रूप होता है, आकार होता है, वो निश्चित रहता है। यानी कहने का मतलब कि जो अस्थाई उत्तक होते हैं वो बना किससे है, तो विविधोत्की उत्तक से ही बना है। यानी कि विविधोत्की उत्तक का विकास होकर के बना है। इसमें विभाजन नहीं होता, लेकिन इसके जो कोशिका होते हैं, इसकी कोशिका का आकार और रूप हमेशा एक जैसा बना रहता है, यानी कि समान रहता है। ठीक है, ये या तो मृत हो सकते हैं या तो सजीव हो सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के, निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार की जो अस्थायी उत्तक है इसकी कोशिकाएं हो सकती है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति या तो पतली होगी या फिर मोटी होगी। यानी कि कोशिका भित्ति जो होता है ना, या तो पतला भी हो सकता है या फिर मोटा भी। इसके अंतर्गत अस्थायी उत्तक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका भित्ति हो सकती है। इसमें आपको पहले ही बताया है कि जो पादप उत्तक होते हैं उसमें रसधानी होते हैं। तो जो अस्थायी उत्तक होते हैं इनकी कोशिकाओं के अंदर जो रसधानियां होती हैं वो बड़ी होती है। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी उत्तक को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है प्राथमिक अस्थायी उत्तक और दूसरा है आपका द्वितीयक अस्थायी उत्तक। तो जो प्राथमिक अस्थायी उत्तक होते हैं वह आपको जो ये सिरस्थ और जो अंतर्वेशी उत्तक होते हैं ना, उन्हीं के विकास के फलस्वरूप जो उत्तक बनते हैं, जो अस्थायी उत्तक बनते हैं, उसे प्रथम या प्राथमिक अस्थायी उत्तक कहते हैं। और जो आपका पार्श्व उत्तक विकास करने के बाद जो सरलता आती है, उसमें कठोरता आती है, उसे हम लोग द्वितीयक अस्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर भी इसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक। तो उत्तक जो है ना वो दो 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 वर्गों में बांटा गया। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, ठीक है, जिसमें जिसमें कि आपका प्राथमिक अस्थायी उत्तक और द्वितीयक अस्थायी उत्तक आया। और दूसरा है कि इसको इसकी संरचना के आधार पर बांटा गया, जिसमें एक जटिल है और एक सरल है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के जो अस्थायी उत्तक होते हैं, विशेष प्रकार के स्रावी उत्तक भी होते हैं, जिसके कारण समन्वय होते हैं पादपों में। तो इसके बाद जो है हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सरल अस्थायी उत्तक से। सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है ना। सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है, तो अब देखिएगा, कह रहा है सरल अस्थायी उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि एक समान कोशिकाओं का बना होता है सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, और ये निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं या और भी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक तो है आपका मृदु मृदु उत्तक, दूसरा है आपका अस्थूलकोण उत्तक और तीसरा है दृढ़ उत्तक। ठीक है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं। इसमें आपका पहला है मृदु उत्तक। मृदु उत्तक
दूसरा है स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। और तीसरा है आपका दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, ठीक है। यानी कि जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं वह भी 3 भागों में बटे हैं, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक के रूप में 3 भागों में ये बटा हुआ था। तो पहला हम लोग मृदु उत्तक किसको कहते हैं, अब उस पे चलते हैं, है ना। देखिए जो मृदु उत्तक होते हैं वह, इनकी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है, गोलाकार, अंडाकार और इसके अलावा बहुभुजी या अनियमित आकार की हो सकती है। इसकी कोशिकाओं का आकार कैसा होगा, तो इसकी कोशिकाओं का आकार तो सबसे पहला तो ये जीवित होगा, जीवित होगा, गोलाकार होगा या फिर अंडाकार होगा, ठीक है, या फिर बहुभुजी होगा, बहुभुजी होगा, या फिर लास्ट में लिखा है कि या अनियमित होगा, अनियमित होगा, ठीक है। यानी इतने स्ट्रक्चर में से कुछ भी हो सकता है इसकी कोशिकाओं का आकार, ठीक है ना। कोशिका में सघन कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है, ठीक है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसके बीच में रिक्त स्थान भी पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। तो रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कोशिका के मध्य में आपके एक बड़ी सी रसधानी होती है, ठीक है ना। ये नए नए जो मूल होते हैं और जो पत्ती होते हैं ना, उनके एपिडर्मिस और कार्टेक्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो नए जो तने हो गए और जो पत्ती हो गए, जो मूल हो गए, उनके कार्टेक्स में या फिर उनके एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस का मतलब सतह, ऊपरी सतह, जिसे त्वचा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पाया जाता है कौन, तो मृदु उत्तक, ठीक है। कौन सा, मृदु उत्तक। मृदु उत्तक जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से मृदु उत्तक हरे होते हैं, है ना। और इसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही जो मृदु उत्तक होते हैं वो आपके प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी कि प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया को ये संपन्न करते हैं। इसमें जो हरित उत्तक होते हैं जिसका नाम क्या है, कोलेरोन काइमा, तो कोलेन काइमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जल में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं इनमें मृदु उत्तक के बीच में, ठीक है, गुहाएं पाई जाती हैं, जिसे कि ये वायुतक या एरन काइमा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं ना, उनमें जो मृदु उत्तक पाए जाते हैं उसे एरन काइमा के नाम से जाना जाता है। और जो आपके इस वाले में जो स्थलीय पौधे होते हैं उसमें आपको इसे क्लोरेन काइमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है इसके कुछ कार्य भी है ना, इसके कुछ कार्य है। तो कार्य क्या है समझिएगा, मृदुत्तक के कार्य है ना। कार्य नंबर फर्स्ट कहता है ये कि ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करती है, यानी कि पौधों का क्या करना है, संरक्षण करना है। एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण, पौधों का संरक्षण, ठीक है। ये करना है, किसको करना है भाई, तो पौधों का संरक्षण करना है ना। दूसरा है कि ये हरे पौधे में, ठीक है ना, हरे पौधे में आपके जो खास तौर से पत्तियों में ये भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन निर्माण में भी कार्य करते हैं। कौन करते हैं आपके, तो ये भोजन का संश्लेषण करते हैं मृदु उत्तक। तीसरा जो नंबर है इसका, ठीक है, तीसरा नंबर में ये कह रहा है
कि ये उत्तक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय भी करता है। इसके साथ साथ ये उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि गोंद, रेजिन, जो टैनिन होते हैं इनको भी संचित करते हैं। तो किसको किसको? भोजन, भोजन और उत्सर्जी पदार्थ, है ना, उत्सर्जी, उत्सर्जी सर्जी पदार्थ का क्या करते हैं? पदार्थ का संचयन करते हैं, संचय करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? संचय करते हैं। चौथा नंबर में इसी का, ठीक है, चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर में कह रहा है कि यह उत्तक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होते हैं। किस चालन में? तो पार्श्व चालन में, ठीक है, चालन में सहायक करते हैं। कौन करते हैं? मृदु उत्तक करते हैं। एंड लास्ट नंबर है कि इसमें जो अंतरकोशिकीय स्थान जो पाए जाते हैं वो गैसीय विनिमय करते हैं। क्या करते हैं? गैसीय विनिमय का विनिमय करने में मृदु उत्तक जो है वह मदद करता है। तो इस प्रकार से ये जो अस्थायी उत्तक है उसके जो सरल उत्तक का जो प्रकार है उसमें से भी जो मृदु उत्तक है वो इसके कार्य हो गए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके जो बच गए स्थूल कोण उत्तक और दीर्घ उत्तक इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।